नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और ये बात आप याद रखिएगा, मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं आपको किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस नहीं दे सकता। तो जो मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर करके चलूँगा, आपसे ये मेरी गुजारिश रहेगी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। देखो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हो आप स्मॉल केस पर मेरे रिसर्च आइडियाज़ के लिए, और आप लोगों ने मेरे रिसर्च आइडियाज़ में से बहुत सारे आइडियाज़ को देखा भी है, फॉलो भी कर रहे हो आप लोग, जिसके अंदर हम लोगों ने सेलेक्टेड 50 गुल्लक को बना रखा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स के अंदर, जिसके अंदर मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और लार्ज कैप भी है। दोस्तों, इसी तरीके से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक्स गुल्लक 3 के अंदर, और स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मार्केट के अंदर एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो स्विंग ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहते हैं, उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडियाज़ के अंदर। और पेनी स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक की गुल्लक की उन लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन की थी कि जो लोग मार्केट के अंदर हर वक्त पर एक्टिव नहीं रह सकते, लेकिन वक्त वक्त पर महीने में एक बार, हफ्ते में 2 बार छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर अपनी करते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक समझाकर चलना चाहूँगा दोस्तों, ये है कि किस तरीके से कर्ज मुक्त परिवार बनाया जाए, और उस कर्ज मुक्त परिवार मतलब उस कर्ज मुक्त परिवार की क्या वो स्टेप्स हो सकती हैं जिनको आप पॉसिबली अगर फॉलो करके चलोगे रिलीजियसली, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ पाएगा। मैं इसको फिर ये कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन के बाद ही किसी स्टेप को मार्केट में अप्लाई करके चलिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने इस लेक्चर के अंदर एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर कर चलूँगा, और मेरी ये सारी स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जिनको मैं खुद भी रिलीजियसली फॉलो कर कर चलता हूँ। तो मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ जो चीज़ मेरे खुद यूज़ में आई हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखो दोस्तों, इसको आप पढ़ भी सकते हो, ये मैंने एक पोस्ट शेयर की है अपनी वेबसाइट gauravsir.in पर, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। सबसे पहले जब आप इसे पढ़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो, क्योंकि हम में सभी लोग जिस लाइन पर चल रहे होते हैं उस लाइन से हटने में हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे अपने 10 मिनट दो। इन 10 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फील करने की कोशिश करो, आप उसको रियलाइज करने की कोशिश करो। फिर आप मुझे बताना कि किस तरीके का प्लान आप बना पाए और उससे आपकी लाइफ में क्या चेंज आ पाए। तो दोस्तों, मैंने इसको जब स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि हम जो काम करते हैं सैलरी के लिए काम करते हैं। हमारे को सबसे पहले अगर अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल लेकर आना है तो हमें सबसे पहले अपने दिन के एक प्लान को बनाकर चलना है। और जब कभी भी हम अपने प्लान को बनाकर चलेंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हम अपने आप को एक सैलरी देकर चलेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप एक ऐसे सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनिए जो खुद को जिसका सबसे पहला एम्प्लॉय वो खुद है और जिसको वो सैलरी देकर चलेगा। अब आप इसके अंदर ये प्लान बना सकते हो कि रोज सुबह उठ के मुझे 1 किलोमीटर दौड़ना है। हो सकता है आप ये प्लान बना सकते हो कि मुझे एक बुक लिखनी है। हो सकता है आप ये प्लान बना सकते हो कि मुझे एक एक्स्ट्रा क्लाइंट के साथ जाकर मीटिंग करनी है। हो सकता है कि आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बनना चाहते हो सकता है कि आप एक म्यूचुअल फंड की पॉलिसी, एक इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करना चाहते हो एक्स्ट्रा। आप कुछ भी जो आपने प्लान किया उस प्लान के अकॉर्डिंग आप जब भी करोगे तो आप खुद को एक सैलरी देकर चलोगे। आपको जो भी रिसीव होगा आप एक पार्ट पहले बिल्कुल फिक्स करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन कम से कम अपने प्लान को फॉलो करूंगा, और जो भी मैं अपना प्लान बनाऊंगा उस प्लान को अगर मैंने फॉलो करा तो मैं अपने आप को एक सैलरी देकर चलूंगा। ये 100 रुपये भी हो सकती है, 200 भी, 2000 भी, 2 लाख भी हो सकती है। जैसी आप अपने डिसीजन आप ले पाओगे, बेशक आपकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है ये उस एग्जिस्टिंग सैलरी का पार्ट हो। तो मैंने आपसे कहा कि आप पहले एक अपना गोल डिसाइड करो, वो गोल जो आप फुलफिल करना चाहते हो उसकी एक स्टेप, और आप अपनी उस स्टेप के लिए खुद को रिवॉर्ड देने शुरू करो। दोस्तों, ये मुझे ऐसे याद आता है जब मैं 10th क्लास में था और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब मेरा स्कोर बहुत पुअर स्कोर था, और मतलब स्कूल के अंदर और मेरे घर वाले ये चाहते थे कि हम ना गौरव को 10th क्लास का एग्जाम इस साल दिलवाएंगे तो बड़ा मुश्किल ये पास हो पाएगा, तो हम एक काम करते हैं इसको ना साल बचा ड्रॉप करा देते हैं और अगले साल इसको हम इसका एग्जाम दिलवा देंगे। तो दोस्तों, उस वक्त पर मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरी ज़िंदगी का डिसीजन कोई और नहीं करेगा, मैं मेरी ज़िंदगी का डिसीजन मैं खुद लेकर चलूँगा, किसी के कह देने से मैं एक फेलियर नहीं बनूंगा। और दोस्तों, मैंने एक टाइम टेबल अपना बनाया, और जब मैंने टाइम टेबल को मैंने फॉलो किया और जब मेरा रिजल्ट आया तो आपको देख, मेरे को मतलब स्कूल वालों ने
मेरे को स्टेज पे बुलाकर मेरे को मेरा रिजल्ट मेरे को दिया था और मुझे 11th क्लास में साइंस विद मैथ्स मिल गई थी जो मैं चाहता भी था। तो दोस्तों मतलब मैंने ये देखा कि ये जो प्लान होते हैं ये प्लान, और उस वक्त पर जब मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग जब भी काम करता था तो मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे भी निकल जाता था और चाय के साथ बंद मक्खन खा के आता था स्टेशन रोड पर। तो मतलब ये मैंने अपना नियम बनाया कि अगर मैं पूरे दिन काम करूंगा तो काम करने के बाद अगर मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया होगा, अगर मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम किया होगा, तो मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा ही दूंगा। तो दोस्तों ये वो दिन था, मतलब 10th क्लास में जब मैंने ये डिसीजन लिया। और दोस्तों इसी तरीके की चीज मैं यहाँ पर आपके साथ रिलेट भी कर रहा हूँ, तो मैं आपको सब वो चीजें बता के चलूंगा जिनके साथ आप खुद को रिलेट कर पाओगे। अब दोस्तों अब उसमें आता है कि आपने अपने आप को रिवॉर्ड देने शुरू करे तो एक हफ्ते में आपके पास कुछ सेविंग आपकी इकट्ठी हो जाती है। इसी तरीके से दूसरे वीक में भी आपकी कुछ सेविंग इकट्ठी होगी, और थर्ड वीक में भी आपकी सेविंग इकट्ठी होगी, और फोर्थ वीक में भी आपकी सेविंग इकट्ठी होगी। अब ये जो सेविंग है इससे आप करना क्या चाहते हो, इससे बेसिकली आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो। तो जैसे कि गुल्लक का कॉन्सेप्ट भी ये है कि गुल्लक के अंदर हम धीरे धीरे कर पैसे इकट्ठे करते हैं, जब गुल्लक पूरी भर जाती है तब हम उसे तोड़कर उसमें से पैसे निकाल कर उससे अपना कोई फाइनेंशियल गोल अपना पूरा करते हैं। तो मतलब मैंने इसका क्या एक सिस्टम मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ कि सपोज करो कि कोई एक आदमी है जो एक हफ्ते तक जो भी पैसा रिसीव करता है उस पैसे को जाकर सेविंग अकाउंट के अंदर डाल देता है, एकदम से शॉर्ट टर्म के कैश की नीड के लिए अचानक से उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जो एक हफ्ते में उसका पैसा वो कभी भी बैंक से बाहर निकाल सकता है। दूसरे वीक उसने जो सेविंग की है सपोज करो वो किसी एक ऐसे फंड के अंदर डाल देता है जो डेब्ट फंड है। अब ये जो डेब्ट फंड होते हैं ये सेविंग से ज्यादा तेज, मतलब सेविंग से ज्यादा हमारे को रिटर्न देकर चलते हैं, और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होती हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की भी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इसके अंदर रिटर्न जो होती है मतलब थोड़ी सी ज्यादा होती है, हालांकि इनमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। तो थोड़ा आपको ये भी डिस्कस करके समझना पड़ेगा कि किस तरीके के बॉन्ड्स में आपको पैसे अपने इन्वेस्ट करने चाहिए, ऐसी कौन सी डेब्ट सिक्योरिटीज है जिनके अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एक वीक की सेविंग हम लोगों ने अगर उसमें उसके अंदर ऐसे इन्वेस्ट कर दी, तीसरे वीक हम लोगों ने सेव किया, अब हम थोड़े से रिस्क प्रोफाइल हमारी इंप्रूव हो चुकी है और हम दो जगह पे बिल्कुल सेविंग, पहले हमने सेविंग ली जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं था मतलब बैंक अकाउंट, उसके बाद हम गए जिसके अंदर थोड़ा सा रिस्क था दूसरे वीक के अंदर, और तीसरे वीक के अंदर हम लोगों ने जाकर जो इन्वेस्टमेंट की अपनी एक ऐसी जगह पर जिसके अंदर रिस्क है, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर मतलब जो ईटीएफ्स होते हैं वो ईटीएफ्स आपके पास में किसी की इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं तो वो आप उसमें देख सकते हो। अब ईटीएफ के अंदर, ईटीएफ क्योंकि मार्केट के साथ होते हैं और मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो उसके रिवॉर्ड्स भी बड़े होने के चांसेस होते हैं और उसके रिस्क भी बड़े होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा रिस्क का पैरामीटर थोड़ा बड़ा हो गया और हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर चले गए, जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि किसी इंडेक्स को फॉलो करके चल रहे हैं, और हमारी तीसरी जो इन्वेस्टमेंट थी, तीसरे हफ्ते की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमने जाकर उसके अंदर कर दी। तो हम स्टार्ट करके चले थे एक बिल्कुल नो रिस्क वाले से, हम उसके बाद गए लेस रिस्क वाले में, अब एक मॉडरेट रिस्क वाले में चले गए। तो जो चौथे हफ्ते की हमारी सेविंग है इसको हम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे अपने हाई रिस्क वाले में। अब हाई रिस्क की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये क्या होते हैं, जनरली स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो आने वाले वक्त में खत्म भी हो सकती हैं और आने वाले वक्त में ये मिड कैप भी बन सकती हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो पहले कभी स्मॉल कैप कंपनीज हुआ करती थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मैच्योर होती हैं और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आती हैं। तो आज जो लाइन में सबसे पीछे है आने वाले वक्त में उसके अंदर अगर पोटेंशियल होगा तो लाइन में सबसे आगे भी आने के चांसेस रखता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में चौथे वीक की इन्वेस्टमेंट, हमारी चौथे वीक की सेविंग है जिसको मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा मेरे स्मॉल कैप फंड के अंदर। अब दोस्तों ये आपका अपना सबका तरीका हो सकता है। अगर आप इसके अंदर हो एक ऐसे इन्वेस्टर जो एक्टिव रहते हैं तो ये स्मॉल कैप्स के फंड के स्टॉक्स को वो खुद भी सिलेक्ट कर सकता है, ईटीएफ के स्टॉक्स को खुद भी सिलेक्ट कर सकता है, डेट फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये खुद भी सिलेक्ट कर सकता है, और बैंक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो खुद भी सिलेक्ट कर सकता है। पर मेरा ये है कि मतलब मेन ऑब्जेक्टिव इस प्लान के अंदर ये है कि स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने अपने आप को रिवॉर्ड देना है और अपने उन रिवॉर्ड्स को डाइवर्सिफाई करके हमने इन्वेस्ट करके चलना है। ये मेरी स्टेप 1 है जिसको मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। देखो हमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि जब भी कभी हम लोग मतलब कुछ भी सैलरी लेकर आते हैं तो मतलब एक्सपेंसेस राइज टू मीट इनकम, मतलब एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते हैं और इनकम को जाकर कैच कर लेते हैं। तो सीधा सीधा रूल है एक्सपेंसेस राइज टू मीट इनकम। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि सेकंड स्टेप में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप जितना हो सके, मतलब जितना हो सके अपना जो भी खर्चा है अपनी प्रेजेंट सैलरी में से कीजिए, बेशक चाहे आपकी पूरी सैलरी खत्म हो जाए लेकिन आप उधार मत लीजिए।
मतलब सेकंड स्टेप है हमें उधार को एलिमिनेट करना है। अब इसे उधार हमारा आता कैसे हमारे पास में, हमारे को ऐसा होता है कि हमने किसी हवाई जहाज की टिकट को लेना होता है, तो हम उसे अपने क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, कोई बात नहीं अगले महीने की सैलरी में से हम उसको पे कर देंगे, हम ये काम करते हैं। या फिर हम उसकी इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, हमने घड़ी लेनी होती है तो हम उसे इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, हमने कोई मोबाइल परचेस करना होता है तो हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में परचेस कर लेते हैं। देखो वॉरेन बुफे जी का एक बहुत छोटा सा कोट है, वॉरेन बुफे जी ये कहते हैं कि शुरू से ही हर आदमी उधार के पीछे भागता है कि उधार कैसे मिल सकता है। और वॉरेन बुफे जी ने एक बात बोली थी कि रादर देन हम लोग आपके पास में उधार की तरफ भागें, वी शुड गो फॉर हाउ वी कैन अर्न द मनी। तो हमें जाना चाहिए उस तरफ जहां पर हम लोग पैसे को कमा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अगर फाइनेंशियल गोल्स बनाकर चलेंगे और हम अगर अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर चलेंगे, तो ये हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा एज कम्पेयर टू दैट कि हम लोगों ने एक एसेट को करा लेवरेज लेकर, मतलब हमने उधार पर अपने अगर कुछ एसेट्स अपने क्रिएट किए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आने वाले वक्त में कुछ और अपने ऐसे लेक्चर्स भी बताऊंगा कि जिसके अंदर मतलब उधार को कैसे वाइजली यूज भी किया जा सकता है अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बनाने के लिए, और उधार को क्यों नहीं लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल एसेट्स बनाने के लिए, मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर चलूंगा। तो दोस्तों सेकंड स्टेप मेरी आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए कि कुछ भी कर आपका जो भी आप इसके जो भी आप कुछ परचेज करते हो तो आप उसे उधार पर मत परचेज कीजिए। आप अपनी सैलरी के एक पार्ट से आप उसको दीजिए, जिससे कि अगली सैलरी जब आपके पास आए तो उस सैलरी के ऊपर किसी तरीके का कोई बर्डन ना हो और आप बिल्कुल स्वतंत्र हो एक नए खर्चे को करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप में मैंने ये समझाया है कि आपने डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी एक्सपेंसेस के लिए किसी भी तरीके का उधार लेकर बिल्कुल भी मत चलिए। आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है, आप अपनी सैलरी में से परचेज कीजिए, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल भी मत बनवाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए ये बड़ी मुश्किल स्टेप है, लेकिन आप इससे अपने अंदर एक चेंज महसूस कर पाएंगे कि जो अगली सैलरी आपके पास आएगी, ये वक्त आपका कितना बुरा बीत जाए, मतलब आज का वक्त आपका थोड़ा मुश्किल में बीत जाए, लेकिन आने वाला वक्त जो होगा वो बहुत अच्छा बीतेगा। दोस्तों मैं आपको इसको बताता हूँ कि हुआ ये था कि मेरे को अपनी एक एक जगह मैंने एक अपना फाइनेंशियल एसेट मैंने परचेज किया था, मतलब एक जगह मैंने खरीदी थी, और मतलब उस जगह की मेरे को रजिस्ट्री करवानी थी, और रजिस्ट्री करवाने के लिए और उसके जो बाकी के जो पेंडेंसी थी उनको पे करने के लिए मुझे एक जगह से उधार लेना पड़ा। तो मुझे जब वो उधार लेना पड़ा तो मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो मैं एक लंबे समय के लिए एक उधार ले सकता हूँ, या फिर मैं एक छोटे समय के लिए उधार ले सकता हूँ। छोटे समय के उधार में मेरे को इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा था, पर मैंने छोटे समय के उधार को प्रेफर करा कि मैं अगर इसको एक साल में 1.5 साल में अगर मैं इसको पूरा उतार दूंगा तो मेरे आगे के जो साल हैं वो सारे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और मेरा एक फाइनेंशियल एसेट बन चुका होगा। तो दोस्तों ये स्टेप मैंने आपके लिए वहाँ से कॉपी करके आपके साथ में शेयर किया है, जिसको मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ। दोस्तों थर्ड स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले अपने उधार से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो देखो दो मेथड हमारे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की बुक के अंदर हमें सिखाए गए होते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि मैं एनआईएसएम की क्लासेस लेता हूँ, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास काम करने वाले लोग भी और खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी, अगर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लेवल 1 या लेवल 2 के एग्जाम को देना होता है तो वो मेरे से क्लासेस लेके चलते हैं। बहुत से एडवाइजर्स ऐसे मेरे से क्लासेस लेके चलते हैं और फिर उसके बाद वो उस एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, और मैं अपनी एक शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब उस कोर्स में के सारे टॉपिक्स उनको सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। दोस्तों उसी बुक के अंदर हमारे को दो बहुत अच्छे मेथड सिखाए गए हैं, एक है स्नोबॉल मेथड और एक है अवलांची मेथड। तो इन दो मेथड्स को अगर आप यूज करके चलोगे तो आप अपना बड़े से बड़े उधारों से आप बाहर निकल जाओगे और आप बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों ये क्या है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको हमेशा ये काउंट आउट करना चाहिए कि आपके जो उधार हैं उसमें सबसे छोटा उधार कौन सा है। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा उधार खत्म करना चाहिए। आप सबसे पहले अपने सबसे छोटा उधार, अब सबसे छोटा उधार आपका क्या होगा कि आपकी गली में एक दुकान है जिससे आप जाकर, आपके बच्चे जाकर, आपकी वाइफ जाकर कुछ सामान ले लेती हैं और वो उसको महीने के महीने जाकर उसको लिखवा देती हैं, और महीने में एक बार जाकर आप अपनी सैलरी में से उस उधार को क्लियर कर देते हो। तो कुछ पार्ट आप दे देते हो, कुछ पार्ट आपका पेंडिंग रह जाता है। आप सबसे पहले उनका वो उधार क्लियर कर दीजिए। दूसरा, आपने अपने किसी दोस्त से 1,000 रुपए, किसी से 2,000 रुपए, किसी से 3,000 रुपए उधार ले रखे हैं, जिन्हें आपने कह रखा है कि आप बाद में कभी ना कभी आप जल्दी दे ही दोगे, तो आप पहले दूसरा उधार आप ये खत्म कर दीजिए। एक बार आपके दिमाग ने उधार लेना शुरू करा, एक अलग साइकिल है, और एक बार उधार उतारने शुरू करे, ये एक अलग साइकिल है। आपने वो उधार उतार दिए, उसके बाद आप देखो क्रेडिट कार्ड पर आपकी जो छोटी छोटी आउटस्टैंडिंग्स है वो क्या है, तो आप उन आउटस्टैंडिंग्स को क्लियर करना शुरू कर दो, छोटी छोटी आउटस्टैंडिंग्स को फटाफट खत्म कर दो। मतलब आज आप जिस उधार को खत्म करने के काबिल हो, आज आप उस उधार को खत्म करो, और ओवर द पीरियड टाइम फिर आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर दो उधार होंगे, एक वो जिसका इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है और एक वो जिसका इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ रहा है। तो
जिसका इंटरेस्ट पार्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है आप पहले उस उधार को ख़त्म कर दो, फिर जिसका इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ रहा है उसको आप पार्शली डिपॉजिट करते चले जाओ, जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत जल्दी अपने इस उधार को भी खत्म कर लोगे। दोस्तों ये एक मेथड है जिसे मैं आने वाले वक्त में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने होम लोन को वाइजली यूज कर सकते हो अपने बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, और आपको होम लोन की तरफ जाना चाहिए रादर देन कार लोन या कोई और एजुकेशनल लोन भी, इवन एजुकेशनल लोन भी। तो ये मैं आपको आने वाले वक्त में कुछ लेक्चर्स के अंदर आपको सिखाकर चलूंगा। उम्मीद करके चलता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपकी समझ में आ रही होगी और आप इससे बहुत सेटिस्फाइड भी होगे। दोस्तों अब उसका एक सिंपल सा तरीका मैंने निकाला है कि मेरे जो भी उधार हैं जिनकी मेरी एक ईएमआई जाती है हर महीने मेरे ऊपर वो एक बर्डन है, मैं उन सारे बर्डन्स को लिख लेता हूँ और उसको डिवाइड कर देता हूँ अपनी उस महीने की टोटल सैलरी से। वैसे बेसिकली जब इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं तो हम इसके अंदर साल की निकालते हैं एक्सपेंसेस और साल की सैलरी हम लोग निकाल कर चलते हैं, जिसको हम डेप्ट अपॉन सैलरी का रेशो बोलते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है कि मेरे को जो हर महीने मेरे को डेप्ट पे करना पड़ रहा है उसको मैं डिवाइड करता हूँ अपनी मंथली सैलरी से, तो मुझे ये पता चलता है कि इस मंथ मेरे ऊपर कितना बर्डन है। अगले महीने जब मैं जाऊंगा अगर ये बर्डन मेरा कम हो गया होगा तो मेरा ये रेशो कम हो चुका होगा, जितना डेप्ट मेरे पास ज़्यादा होगा ये रेशो मुझ पर बहुत बड़ा होगा। मुझे डेप्ट का और सैलरी के रेशो को किसी तरीके से डिक्रीज करना है कि मेरा सैलरी पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर में है और वो ज़्यादा हो, और जो डेप्ट पार्ट है वो न्यूमरेटर में है वो पार्ट मेरा कम हो। ये मेरे पास में अगली स्टेप है। तो उम्मीद करके चलता हूँ ये स्टेप भी आपको मेरी पसंद आ रही होगी और ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेप समझाई हैं, टोटल इसके अंदर मैंने आपके पास में 7 स्टेप्स बनाई हैं। मैं आपको आगे की 4 स्टेप्स भी समझाकर चलूँगा, सिखाकर चलूँगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इन 3 स्टेप्स को समझने के बाद आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लान को बना पाए हो, कितना आप अपने अंदर चेंज ला पाओगे, और वो आप मुझे अपडेट कीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको आगे की 4 स्टेप्स भी सिखाकर चलूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।